नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पुनः ईवीएस की दूसरी सीरीज़ को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसमें से जितने क्वेश्चन हैं ये दरअसल टॉपिक वाइज जो है कि एक तरफ से आप इसमें रखे जा रहे हैं कि जिससे आपका एक एक टॉपिक तैयार हो जाए। अगर आप विटामिन शुरू करते हैं तो विटामिन से ठीक है, विटामिन के स्रोत, विटामिन कौन कौन सा जल में घुलनशील, कौन सा वसा में घुलनशील है, किस विटामिन से क्या क्या ठीक रोग होते हैं और क्या क्या खाने से हमारे जो है ठीक है इस विटामिन की दूरी, मतलब कि इस विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ एक तरफ से लेकर के क्वेश्चन में रखे जाते हैं ताकि आप एक एक चैप्टर वाइज तैयार करें, जिससे आपके क्वेश्चन जो है यह तैयार भी हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने रखा है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। आप इस पे ए पे ट्रिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसे बोलो कैसे यार, यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, अंगूर की खेती का अध्ययन कहलाता है। तो अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप सभी को मालूम है, वीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटी कल्चर। तो अंगूर की खेती को हम बोलते हैं वीटी कल्चर। तो आप बी वाले पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोशिका का केंद्र, शक्ति केंद्र कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हल्दी का खाने योग्य भाग कहलाता है। तो हल्दी का जो हम लोग भाग खाते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकंद, कलाकंद, जड़ या तना। तो किस भाग को खाते हैं हल्दी के? जो लोग नहीं जानेंगे भाई कहेंगे हल्दी तो ज़मीन में होती है तो जड़ खाया जाता है। नहीं, तो हल्दी के प्रकंद भाग को खाया जाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, प्रकंद। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन है? तो हड्डी मतलब किस विटामिन जो है कि अगर भरपूर मात्रा रहे तो हड्डियों का ठीक ठाक विकास होगा। तो आपका ठीक है एक कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी। अर्थात आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर दिया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कई बार रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? रेटिनॉल होता है। सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको पढ़ लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 तरफ आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो जो क्वेश्चन इजी हमने रखे हैं उस पर हम समय थोड़ा कम देंगे। थायमिन होता है। लगभग 60% बच्चों को पता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो इसका मतलब कि आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए इसमें हमने क्वेश्चन को ऐसे रखा जिससे आप आराम से याद कर सकें। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से सूखा रोग भी होता है, रतौंधी भी होती है। ठीक, इसलिए सी वाला ऑप्शन से होगा दोनों। ठीक, तो इस पर टिक करेंगे, आप दोनों पर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी। तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं कि विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है भाई? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। पुनः क्वेश्चन आया है, तो इसमें दिया है नपुंसकता। ठीक है, और उसके बाद दिया है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी। तो नपुंसकता भी विटामिन डी की कमी से ही होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन के की कमी जब होती है तो खून में थक्का नहीं जमता है, तो इसलिए आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब क्या खाने से हमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो गाजर भी होता है, आम भी होता है, पपीता भी होता है, ठीक है। इसलिए इसमें सभी का ऑप्शन आपको टिक लगाना है। और आपको ये ध्यान देना है कि विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है गाजर होती है, आम होता है, पपीता होता है, और आप एक याद कर सकते हैं शकरकंद। क्या होता है? शकरकंद, जिसे हम लोग देहात में गंजी कहते हैं, है ना। ठीक है, 17 नंबर हो गया। 18 पे आते हैं। तो यह विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन B1 का जो मुख्य स्रोत होता है वो गेहूँ, चावल और खमीर होता है, अर्थात इसमें सभी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन। तो भाई इसे याद करना है आपको, इसलिए मैंने ऐसे बना के रखा है कि विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या है। तो गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है, खमीर भी होता है, इसलिए तीनों को ऑप्शन में सभी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन B2 का जो मुख्य स्रोत होता है वह अंडा होता है, सोयाबीन होता है, और जो है आपका मछली भी होता है। तो विटामिन B2 का मुख्य अंडा, मछली, सोयाबीन और मांस भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने जो है आपको बता दिया कि आप सभी पर टिक लगेगा, अंडा, सोयाबीन और जो है कि मछली और साथ में मांस भी। ठीक, मांस से भी क्या होता है, विटामिन B2 मिलता है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या है, अंडा, मांस और अंकुरित अनाज, ये सभी हैं। क्या है भाई, सभी हैं, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है। तो भैया विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक, तो आपका मछली, दूध, पनीर और साथ में आप याद कर लेंगे मांस भी। मांस से भी क्या होता है, विटामिन B12 मिलता है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन में सही हो जाएंगे, इस पर टिक कर लीजिएगा सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। ये विटामिन सी किससे किससे मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी खट्टे जो मतलब जिसको आप खाएंगे और खट्टा लगेगा वो सभी से मिलता है। तो खट्टा में आप जानते हैं कि आंवला भी होगा ना, तो आंवला भी हो जाएगा, संतरा भी हो जाएगा, नींबू भी हो जाएगा, और आपका एक होता है मौसमी, ठीक ना, इसे हम लोग मौसमी कहते हैं, ठीक ना, मौसमी या मौसमी जो भी होता है, मौसमी का जूस आप लोग पीते होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, तो इसलिए आपको सभी पर टिक करना है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो भैया विटामिन डी जो होती है उसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, दूध है, अंडा है, और साथ में यकृत तेल भी होता है। क्या होता है, यकृत तेल, ये सब जो है विटामिन डी के मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश तो आप सुबह ले ही सकते हैं, दूध भी खा सकते हैं, अंडा अगर खाते हैं तो खा सकते हैं, और बाकी यकृत तेल की यूज करने से भी क्या होता है, सभी जो है विटामिन डी के ये सब मुख्य स्रोत हैं। ये सभी आपको आराम से मिल सकते हैं, आप इसका उपयोग करके विटामिन डी का जो है कि अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 24 दिया है विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको ध्यान देना है। पत्तेदार सब्जी होती है, अंकुरित अनाज होता है, उपरोक्त दोनों, यकृत तेल, तो ये आपको जानते हैं कि यकृत तेल तो इसमें है नहीं, तो इसलिए आपका जो है उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। उपरोक्त दोनों मतलब पत्तेदार सब्जी और अंकुरित अनाज से हमें विटामिन ई का जो है प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 25 दिया है जल में घुलनशील विटामिन है। कभी कभी क्वेश्चन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील जब आता है तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा है। तो जब जल आएगा तो उसमें BC मतलब आप 60 में समझिएगा बसा, तो जब जल रहेगा तो उसमें बसा वाला हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा। तो BC दोनों हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दोनों जो है इसमें क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील। अब इसके अलावा जो बच रहा है वो आपका हो जाएगा वसा में घुलनशील, ठीक। इसे कहने का मतलब जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल है और वसा है, दो ही, ठीक है। पूछता है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, तो जल में वही रहेगा, मतलब BC वसा, तो जल में वसा हो जाएगा, और उसके बाद जो वसा में पूछेगा तो उसका जो विटामिन बचा है वो सब हो जाएगा, जैसे आगे क्वेश्चन में रखा होगा। क्वेश्चन में 26 दिया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो A है, D है, E है और K है, सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें B और C नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 27 दिया है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। मतलब इसमें कौन सा जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा दिया हुआ है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस पर गौर करिएगा। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका नाम केसीन होता है। क्या होता है? केसीन। तो आपको ए वाले पे ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। इसे कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री हमारा राइबोसोम होता है, इसलिए आपको टिक करना है राइबोसोम पे। राइबोसोम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है 30 क्वेश्चन, कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, दूर किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है और दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, जिससे हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, उपकिरणों को जो है फैला दे, ठीक है, ऐसे फैला देता है, ठीक, और उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ देता है। तो इसलिए हम अवतल लेंस पर टिक करेंगे, अर्थात जो है आपको ए वाला। ठीक है, अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग होता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष दूर रहती है। निकट की मैंने क्या बताया, निकट की जो है दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती है, इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। ठीक है, बस एक क्वेश्चन नंबर 30 ही दिया हमने इसमें। तो इस तरह से हमने कुल इस प्रैक्टिस में 30 क्वेश्चन रखे थे और 30 को हमने व्याख्या भी किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा, और अगर क्वेश्चन आपको कुछ इजी लगा हो तो जो है कि ये सबके लिए इजी नहीं होता है, इसलिए आप इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।